So, hello everyone, I welcome you all. Now, see this special session, I'll be talking about the revision test paper for the subject of income tax for CA Inter and which is applicable for the November 2022 attempt. अब देखिए मैं without going into any further talk, directly I'll start with that subject. In fact जो RTP आपको मिली है मेरे हिसाब से वो दो पार्ट्स में है. एक पार्ट डील करता है विद स्टैट्यूटरी अपडेट्स और एक पार्ट डील करता है विद दी सम 20 क्वेश्चंस विच दे हैव गिवन इन दी आरटीपी. तो अपन पहले स्टैट्यूटरी अपडेट्स की बात करते हैं. स्टैट्यूटरी अपडेट्स में सारे जो स्टैट्यूटरी अपडेट्स उन्होंने दिए हैं उनकी हम बात नहीं करेंगे. हमारा फोकस रहेगा बहुत स्पेसिफिक उन पॉइंट्स पर विच वुड बी रेलेवेंट फॉर योर एग्जाम्स. We are taking this session at the fag end of the exams. तो ऐसा नहीं कि हम सारी बातें करें. I'll try to make long thing short. So right now statutory updates में सबसे पहली चीज जो दी गई है that is computation of fair market value for the purposes of slum sale. Section 50B. So we know slum sale का प्रोविज़न. स्लम सेल में सारे के सारे अंडरटेकिंग को ही एक यूनिट मान लेते हैं और कैपिटल गेन निकालते हैं. कैपिटल गेन निकालने के लिए जो सेल कंसीडरेशन होता है वो सेल कंसीडरेशन होता है द फेयर मार्केट वैल्यू और जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होता है वो भी होता है फेयर मार्केट वैल्यू. दैट फेयर मार्केट वैल्यू इज बेसिकली द नेट वर्थ. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नेटवर्थ होता है और नेटवर्थ कैसे निकालना वो डेफिनेटली हम लोग क्लास में पढ़ते हैं. दैट इज द वैल्यू ऑफ ऑल द असेट्स लेस वैल्यू ऑफ ऑल द लाइबिलिटीज. पर ये जो सेल कंसीडरेशन वाला फेयर मार्केट वैल्यू है ये कैसे निकलेगा, इसके लिए उन्होंने कहा था द मैनर ऑफ डिटरमाइनिंग द फेयर मार्केट वैल्यू विल बी प्रिस्क्राइब्ड. Right now they have come out with this notification in 2021 और इस नोटिफिकेशन की ज़्यादा वैल्यू नहीं है इसलिए हमने इसको क्लास में एड्रेस नहीं किया. यहाँ दिया है, एक बार मैं बता देता हूँ. फेयर मार्केट वैल्यू विल बी हायर ऑफ टू फिगर्स. पहला फिगर है फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द असेट्स ट्रांसफर्ड. तो आपने जितने भी असेट्स ट्रांसफर किए एक एक असेट की फेयर मार्केट वैल्यू. और दूसरा फिगर है फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन रिसीव्ड. तो जो मिला उनकी फेयर मार्केट वैल्यू, मान लो काइंड में मिला तो जो भी मिला उसकी फेयर मार्केट वैल्यू, जो दिया उसकी मार्केट वैल्यू या जो मिला उसकी मार्केट वैल्यू, विच एवर इज हायर. सो दैट इज योर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, सेल कंसिडरेशन. अब देखो उनने खुद ने यहां पे लिख दिया है कि इंटरमीडिएट स्टेज पे इसका ज्यादा रेलेवेंस नहीं है इसलिए हम इसको बहुत ज्यादा कवर नहीं कर रहे हैं. तो टू माई अंडरस्टैंडिंग आई हैव जस्ट रिटन इट आउट हियर. इट्स अ जस्ट फॉर रेफरेंस थिंग, काम का नहीं है. टू स्टार्ट विद द थिंग मैंने आपको बता दिया. अब उसके बाद दूसरा पॉइंट जो आता है वो रिलेट करता है यूलिप 2.5 लाख रुपए से ऊपर का कंट्रीब्यूशन. अगर 2.5 लाख से ऊपर का कंट्रीब्यूशन है तो वो जो यूलिप कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, उसमें कुछ एग्जम्पशंस नहीं मिलते हैं, इंटरेस्ट वगैरह का एग्जम्पशन नहीं मिलता है. ऐसी बहुत सारी बातें. कुछ याद है? नहीं याद है तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि आईसीआई ने कहा है कि वो जो भी चीजें थी यूलिप और उसका कंट्रीब्यूशन और उसमें कैपिटल गेन का इम्प्लीकेशन, वो सब चीजें हमको नहीं पढ़ना है. तो अगर नहीं याद है तो मजे की बात है, याद है तो छोड़ दो, उसको रहने दो, उसका रेलेवेंस नहीं है. सो दैट इज द सेकंड पॉइंट विच इज गिवन. अगेन नॉट दैट रेलेवेंट, उसका रेलेवेंस नहीं है. वी आर जस्ट ट्राइंग टू गो इनटू द पॉइंट. तो ये सेकंड पॉइंट अपना हो गया. अब उसके बाद तीसरी चीज आती है, ये रिलेट करता है टू दी टीडीएस अंडर सेक्शन 194P. 194P सेक्शन आपको पता होगा जिसमें ऐसा दिया है कि अगर कोई 75 वर्ष से ऊपर की उम्र का व्यक्ति है, सीनियर सिटीजन है, जो स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन है और उसको उसी बैंक से इंटरेस्ट इनकम प्लस पेंशन इनकम होती है तो बैंक ही उसका सारा टीडीएस काट लेगी. उस व्यक्ति को न तो रिटर्न भरना है न उसको और कोई ऑब्लिगेशन है. उसकी जो बैंक है उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसका टीडीएस कर लेगी. पर ये जो बैंक है ये भी एक स्पेसिफाइड बैंक होनी चाहिए. तो यहाँ दो छोटे छोटे नोटिफिकेशंस आए हैं. एक नोटिफिकेशन है व्हाट इज दैट, स्पेसिफाइड बैंक.
तो इसका ज्यादा रेलेवेंस नहीं है. दे हैव सेड द स्पेसिफाइड बैंक विल बी अ शेड्यूल्ड बैंक. काम की बात नहीं है, ठीक है. स्पेसिफाइड बैंक मतलब शेड्यूल्ड बैंक. अब यहां जो दूसरा पॉइंट है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि बैंक जब उस सीनियर सिटीजन की इनकम निकालेगी, तो बैंक जब उसकी इनकम निकालेगी, सो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इनकम दे विल ऑल्सो कंसिडर द डिडक्शंस. तो बैंक उसके जो डिडक्शंस कंसिडर करेगी, 80C, 80CCC, चैप्टर 6A वगैरह, तो वो कंसिडर करने के लिए बैंक हैज टू एक्ट ऑन द एविडेंसेस. ऐसा नहीं कि उसने डिक्लेरेशन दे दिया कि साहब मेरे इतने डिडक्शंस हैं और बैंक उसको मान लेगी. बैंक विल इन फैक्ट एक्ट ऑन द स्पेसिफिक एविडेंसेस कि साहब 80C में मान लो मैंने कोई प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्टमेंट किया है, तो उसका सबूत देना पड़ेगा कि ये प्रोविडेंट फंड का इन्वेस्टमेंट है, या कोई भी तरह का 80D का मेडिकल इंश्योरेंस है, तो ही हैज टू गिव एविडेंसेस ऑफ द प्रीमियम पेड. तो दैट इज वन स्मॉल थिंग. बैंक विल एक्ट ऑन द एविडेंसेस. फिर उसके बाद चौथा पॉइंट आता है. ये जो चौथा पॉइंट आता है, दिस इज रिलेटेड टू 194Q. अब ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है, मतलब इसमें से सारी बातें नहीं पर कुछ बातें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने 194Q को लेके बहुत सारे छोटे छोटे FAQs टाइप के जनरेट किए हैं और उन FAQs को एड्रेस किया है. तो इन ऑल दैट लॉन्ग लिस्ट ऑफ द थिंग्स कुछ ऐसी बातें हैं जो हमको इंपॉर्टेंट है. यहां पर आपको याद होगा कि सेक्शन 194Q डील करता है TDS ऑन परचेज ऑफ सर्टन गुड्स. तो अगर कोई व्यक्ति जिसका टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है, वो किसी से गुड्स खरीदता है, सेलर से, 50 लाख से ऊपर का साल का ट्रांजैक्शन है उनके बीच में, तो बायर की जिम्मेदारी है दैट एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट वो सेलर का TDS डिडक्ट करे. इसी का करेस्पॉन्डिंग सेक्शन है 206C(1H) जो TCS का सेक्शन है. और इसमें दिया हुआ है कि जो सेलर है अगर उसका टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है तो वो बायर से TCS कलेक्ट करेगा अगर उनके बीच का साल का ट्रांजैक्शन 50 लाख से ऊपर का है. तो TDS और TCS में यहां पर एक थोड़ा सा हम कह सकते हैं ओवरलैपिंग है. TDS भी लग रहा है, TCS भी लग रहा है. तो इस पूरे सिनेरियो में क्योंकि दोनों अप्लाई हो रहे हैं TDS और TCS, तो फाइनली क्या अप्लाई होगा और कैसे अप्लाई होगा, और उसके अलावा भी बहुत सारे और छोटे छोटे इश्यूज है जिनको यहां पर एड्रेस किया गया है. तो इनमें से सिलेक्टेड कुछ इश्यूज को मैं डिस्कस करता हूं. वन ऑफ द इशू विच टू माय अंडरस्टैंडिंग इज इंपॉर्टेंट इज दिस इशू, एडजस्टमेंट ऑफ GST फॉर परचेज. ठीक है, देखिए उनने क्या कहा है. कुल मिला के बात ये कही है कि इन द केस ऑफ TCS जो सेक्शन है 206C(1H), उसमें मान लो 50 लाख या उसकी लिमिट के लिए या वो कैलकुलेशन के लिए क्या करेंगे, तो से मैंने गुड्स बेचे, 60 लाख के गुड्स बेचे प्लस 10% GST 6 लाख, तो 66 लाख का ट्रांजैक्शन है. 60 लाख के गुड्स बेचे प्लस 6 लाख, 66 लाख. अब मुझे TCS कलेक्ट करना है 66 लाख पे या 60 लाख पे. तो TCS के रिस्पेक्ट में उन्होंने कहा कि आपको TCS कलेक्ट करना है 66 लाख पे इंक्लूडिंग दी GST कंपोनेंट, जबकि TDS के रिस्पेक्ट में जो सेक्शन है 194Q उसके रिस्पेक्ट में उन्होंने कहा है कि आपको TDS डिडक्ट करना है ऑन 60 लाख. सो दिस इज वन इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज TCS has to be collected even on the GST component, whereas TDS has not to be deducted on the GST component. हम बात कर रहे हैं टिपिकली 206C(1H) की, उसमें TCS जो होगा इंक्लूडिंग GST वैल्यू पे होगा, और हम बात कर रहे हैं 194Q की, उसमें जो TDS होगा वो एक्सक्लूडिंग GST वैल्यू, न केवल GST बल्कि और भी कोई टैक्स है लाइक वैट वगैरह, उस सबको एक्सक्लूड करके TDS होगा. अब ये एक बात हुई. दूसरी बात यहां पर जो इशू एड्रेस किया गया है वो भी इंपॉर्टेंट है, और वो है परचेज रिटर्न. मैंने गुड्स बेचे 60 लाख के, TCS कलेक्ट कर लिया, या मैंने गुड्स खरीदे 60 लाख के, TDS डिडक्ट कर लिया. अब आज मैंने TDS डिडक्ट कर लिया,
ठीक है। पर बाद में जाके क्या हुआ कि ये गुड्स रिटर्न हो गए। तो जब गुड्स रिटर्न हो गए उस समय क्या टीडीएस जो डिडक्ट किया था वो भी रिफंड हो जाएगा क्या? तो उनने सबसे पहली चीज तो ये कही है कि डे वन पर अगर आपने 60 लाख पे टीडीएस डिडक्ट कर लिया था तो बाद में ये जो टीडीएस डिडक्ट हुआ है ये एक तो रिफंड तो नहीं होगा, ठीक है। भले ही आपने ये पैसा सेलर को वापस कर दिया हो, भले ही ये पैसा आपने एडजस्ट कर लिया हो बाय वे ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ द गुड्स। अगर आपने ये पैसा सेलर ने वापस कर दिया बायर को, हमने गुड्स बेचे, टीडीएस डिडक्ट हो गया, बाद में जाके गुड्स रिटर्न हो गए। अगर गुड्स रिटर्न हो गए तो ऐसी परिस्थिति में व्हाट विल हैपन इज कि वो जो टीडीएस पहले डिडक्ट किया था वो टीडीएस का क्रेडिट सेलर को मिल जाएगा और ये पैसा रिफंड विफंड नहीं होगा। सो दैट इज समथिंग विच इज देयर। इसका क्रेडिट सेलर को मिल जाएगा, सेलर अगले सेल ट्रांजैक्शन में इतना अमाउंट कम डिडक्ट करे। उन्होंने कहा कि भाई दिस कैन बी एडजस्टेड इन द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। ये देखो, मनी इफ इट इज रिफंडेड टू द सेलर, सेलर ने ये पैसा वापस कर दिया बायर को, तो ऐसी परिस्थिति में टीडीएस डिडक्टेड में बी एडजस्टेड अगेंस्ट द नेक्स्ट परचेज। सेकेंड सिचुएशन उन्होंने ये दी है कि अगर वो जो गुड्स रिटर्न हो गए, परचेज रिटर्न हो गया, वो परचेज रिटर्न में इंस्टेड ऑफ रिफंडिंग द मनी सेलर ने गुड्स का रिप्लेसमेंट कर दिया। तो रिप्लेसमेंट कर दिया तो फिर कोई टीडीएस वगैरह फ्रेश डिडक्ट भी करने की जरूरत नहीं है और जो डिडक्ट हो गया वो भी रिफंड करने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली टीडीएस डिडक्ट हो चुका है, सेलर उसका क्रेडिट ले ले, बायर को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेलर को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सरकार का एक है ना, हम तो पैसे नहीं देंगे वापस। ओनली थिंग इज अगर वो परचेज रिटर्न हो चुकी है और उसके बदले पैसे सेलर ने बायर को दे दिए तो अगले ट्रांजैक्शन में सेलर का टीडीएस उतने अमाउंट पे कम काटो। पर अगर रिफंड की जगह रिप्लेसमेंट ऑफ गुड्स हुआ है तो बात खत्म, फिर ना तो टीडीएस काटना है और जो काटा है वो भी खत्म। सो दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट। इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं 194Q वगैरह के, वो एड्रेस कर रहा हूं। अगले छोटे छोटे 1 पॉइंट आंसर हैं, उसके उनने बड़े बड़े पैराग्राफ बनाए हैं। सिंपल सी बात है, ये है 194Q, यहां पे डिडक्टर होता है बायर। अब उनका क्वेश्चन ये है कि अगर बायर नॉन रेसिडेंट है, अगर डिडक्टर नॉन रेसिडेंट है तो टीडीएस होगा क्या? टीडीएस विल नॉट अप्लाई, खत्म। फिर उसके बाद है अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है कि अगर जो सेलर है उसकी इनकम एग्जम्प्ट है, मैं उसका टीडीएस काटूंगा जिसकी इनकम टैक्सेबल है। तो अगर सेलर की इनकम एग्जम्प्ट है तो मुझे क्या उसका टीडीएस काटना है? तो दे हैव डायरेक्टली सेड नो। अगर सेलर की इनकम एग्जम्प्ट है तो मैं उसका टीडीएस नहीं काटूंगा। बट यहां पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात यह कही गई है कि अगर सेलर की इनकम एग्जम्प्ट है तो मैं तो सेलर का टीडीएस नहीं काटूंगा, पर अगर वो टीसीएस के प्रोविजन में फिट होता है तो ऐसी परिस्थिति में टीसीएस सेलर बायर का डिडक्ट करेगा अगर बायर की इनकम एग्जम्प्ट नहीं है। थिंक अबाउट इट, देयर इज अ बायर, देयर इज अ सेलर। अब हम ये कह रहे हैं कि क्योंकि सेलर की इनकम एग्जम्प्ट है तो 194Q में टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। बायर अगर सेलर को इसी ट्रांजैक्शन में पेमेंट कर रहा है और मान लो बायर सेलर के ऊपर 206C1H लगता है, तो ऐसी परिस्थिति में व्हाट हैपेंस इज सेलर हैज टू कलेक्ट द टीसीएस फ्रॉम द बायर। तो सेलर को तो बायर से टीसीएस कलेक्ट करना है। अगर ये ट्रांजैक्शन 2061H के पैरामीटर में आता है, 10 करोड़ से ऊपर सेलर का टर्नओवर और 50 लाख से ऊपर का ट्रांजैक्शन वैल्यू, तो अगर उस पेरीफेरी में आता है तो सेलर को बायर से टीसीएस कलेक्ट करना है। पर अगर बायर की भी इनकम एग्जम्प्ट है तो ऑब्वियसली सेलर को भी टीसीएस कलेक्ट नहीं करना है। सो क्रक्स ऑफ द मैटर इज कि या तो टीडीएस होगा या टीसीएस होगा, या दोनों की इनकम एग्जम्प्ट है तो फिर टीडीएस टीसीएस की जरूरत नहीं है। सो दैट इज वन स्मॉल पॉइंट विच इज देयर। उसके बाद अगला इशू जो मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट है कि अगर फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस है तो क्या टीडीएस करने की ऑब्लिगेशन है? देखो, हम जो देखते हैं वो देखते हैं टर्नओवर, और टर्नओवर कब का देखते हैं? प्रीसीडिंग ईयर का। तो प्रीसीडिंग ईयर का टर्नओवर अगर 10 करोड़ से ज्यादा है तो टीडीएस करना है। अब प्रीसीडिंग ईयर का तो टर्नओवर ही नहीं है ना, क्योंकि वो तो फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस है। सो दे हैव क्लेरिफाइड कि अगर फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस है, प्रीसीडिंग ईयर है ही नहीं, उस समय टर्नओवर जीरो था अपन कह ले, तब तो बिजनेस ही नहीं चालू किया था, तो यू नीड नॉट डिडक्ट द टीडीएस। सो दैट इज द पॉइंट, अगेन दे हैव रिटन इट आउट।
इसके बाद अगला पॉइंट आता है 8th पॉइंट। इसमें क्या दिया देखो, वेदर द प्रोविजंस ऑफ 194Q शैल अप्लाई टू अ बायर इफ द टर्नओवर ऑफ द बिजनेस इज 10 करोड़ और लेस। अब देखो मेरे ख्याल से तो ये क्वेश्चन अपने आप में पूछने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अगर 10 करोड़ से कम है टर्नओवर तो टीडीएस नहीं काटना है। अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ से कम है तो टीडीएस नहीं काटना है, तो ये सिंपल सी बात थी। पर उन्होंने इसको आखिरी लाइन में ट्विस्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि वैसे तो टीडीएस नहीं काटना है, और यहां जो टर्नओवर है वो बिजनेस टर्नओवर की बात है। तो मान लो किसी का बिजनेस टर्नओवर है 9 करोड़ और अदर रिसिट्स हैं 4 करोड़, तो टोटल 13 करोड़ की रिसिट्स है अदर देन बिजनेस। तो क्योंकि उसका बिजनेस टर्नओवर 9 करोड़ ही है तो उसको टीडीएस नहीं काटना है। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टर्नओवर, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटी, एंड इफ देयर इज अ नॉन बिजनेस एक्टिविटी उसका टर्नओवर नहीं लेंगे। छोटा सा पॉइंट है, मेरे हिसाब से कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हाँ ट्विस्टिंग पॉइंट है। आईसीआई को मजा आता है ऐसा पूछने में, तो यस यू शुड बी रेडी विद दिस स्मॉल पॉइंट। उसके बाद एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है 194Q TDS 206CH दैट इज TCS और 194O। ये जो सेक्शन है ये है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर अगर किसी ई कॉमर्स वेंडर को पेमेंट कर रहा है तो उसमें टीडीएस की ऑब्लिगेशन है, तो वो 194O है। तो अब इन तीनों सेक्शन को उन्होंने एक कॉन्जॉइंट रीडिंग की है, एक ओवरऑल रीडिंग की है, और उसमें कुछ कंट्रोवर्सीज को एड्रेस किया है। तो ये उन्होंने लिखा है आफ्टर अ कंजॉइंट रीडिंग ऑफ ऑल द प्रोविजंस इट इज क्लेरिफाइड दैट। अब यहां जो क्लेरिफिकेशन है वो 3 4 5 पॉइंट दिए हैं। उन पॉइंट को मैंने ओवरऑल बेसिस पर समराइज करने की कोशिश की। देखिए कॉन्फ्लिक्ट होता है बिटवीन 194O एंड 194Q। मतलब ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन है तो 194O लगता है, और 10 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है, 50 लाख से ऊपर का सिंगल ईयर में ट्रांजैक्शन है, तो 194Q लगता है। तो अब उनका कहना है कि अगर किसी केस में दोनों लग रहे, 194O भी लग रहा है और Q भी लग रहा है, ई कॉमर्स साइट के जरिए मैं अपने गुड्स बेचता हूं, मेरा टर्नओवर जो है से वो 10 करोड़ से ऊपर है, ऐसा सिचुएशन है, और साथ में 50 लाख से ऊपर का कुछ ट्रांजैक्शन हो रहे, तो ई कॉमर्स मॉडल में अगर 194O और Q में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो कौन सा सेक्शन प्रिवेल करेगा, तो दे हैव सेड 194O। फिर अगर 194O और 206C1H में कॉन्फ्लिक्ट होता है कि साहब वो सेलर का टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है, 50 लाख से ऊपर का हमारा बीच का ट्रांजैक्शन है साल का, और ई कॉमर्स मॉडल पे है, तो अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है बिटवीन 194O एंड 206C1H तो क्या प्रिवेल करेगा, 194O। तो मैंने एक लाइन में कह रहा हूं कि भाई टीडीएस शुड प्रिवेल ओवर दी टीसीएस, और टीडीएस में भी जो स्पेसिफिक प्रोविजन है ई कॉमर्स वाला, दैट शुड प्रिवेल ओवर द जनरल प्रोविजन ऑफ दैट ट्रांजैक्शन ऑफ 50 lakhs। एक और इशू ने एड्रेस किया है 194Q वर्सेस 206C1H। तो अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है बिटवीन 194O एंड 206C1H तो उसमें क्या प्रिवेल करेगा, तो उनका सबसे पहले कहना है कि टीडीएस शुड प्रिवेल ओवर टीसीएस, 194Q विल प्रिवेल। दोनों सेक्शन में आपको पता होगा लिखा है कि अगर 194Q और 206C में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो अदर सेक्शन विल नॉट अप्लाई इफ टीडीएस इज डिडक्टेड अंडर दैट सेक्शन, और टीसीएस में लिखा है इफ टीसीएस इज डन अंडर दैट सेक्शन सो अदर प्रोविजन विल नॉट अप्लाई। तो कॉन्फ्लिक्ट हैज बीन रिजॉल्व्ड और दोनों को एक दूसरे से एक्सक्लूड किया है। पर उनने कहा सबसे पहले तो बायर की जिम्मेदारी है कि वो सेलर का टीडीएस करे, बट फॉर सम रीजन बायर ने सेलर का टीडीएस नहीं किया, किसी भी कारण से रह गया नहीं रहा, तो ऐसी परिस्थिति में सेलर को 206C1H में टीसीएस कर रहा है। तो अल्टीमेटली टीडीएस विल प्रिवेल ओवर द टीसीएस, रूल नंबर 1, एंड रूल नंबर 2 स्पेसिफिक प्रोविजन विल हैव अ प्रेफरेंस ओवर द जनरल प्रोविजन। तो ये दो छोटी छोटी सी बातें हैं। मेरे हिसाब से अगर इन बातों को आप समझोगे तो वेरी इजीली यू कैन अंडरस्टैंड द एंटायर थिंग। द टीडीएस has a preference over the TCS, and specific provision has a preference over the
जनरल प्रोविजन। तो ये तीनों जो सिचुएशन हो सकती थी उनको मैंने एड्रेस किया है। सो दैट इज द पॉइंट विच इज देयर। ठीक है, ये जो पांचों दिए हुए ना, मेरे हिसाब से दे आर एड्रेस्ड इन दिस। इसके बाद कुछ और बातें थी, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं था तो मैंने काट दिया। ठीक है, अब उसके बाद आता है अगर इनकम इज एग्जम्प्ट, ठीक है, अगर उनकी इनकम एग्जम्प्ट है तो ऐसी परिस्थिति में इन केस ऑफ गुड्स विच आर कवर्ड अंडर 206C, मतलब उनका ये कहना है कि साहब 206C1 में टीसीएस कलेक्ट करने की ऑब्लिगेशन थी, पर 206C1A में टीसीएस से एग्जम्पशन दे दिया। मान लो जैसे कोई एग्जम्पशन दे दिया दैट इट इज परचेज्ड इन रिटेल क्वांटिटी फॉर पर्सनल कंजम्पशन, या कोई और एग्जम्पशन दे दिया कि साहब इस पे टीसीएस नहीं होगा। तो ऐसा कोई एग्जम्पशन अगर दे दिया गया है, ऐसी परिस्थिति में अगर कोई एग्जम्पशन है, या कोई एग्जम्पशन है कि साहब पावर जनरेशन बिजनेस में इन गुड्स को खरीदा गया है, या इट इज परचेज्ड फॉर फर्दर मैन्युफैक्चर, अगर कोई एग्जम्पशन टीसीएस में दिया है तो फिर उस पर टीसीएस नहीं होगा। टीसीएस 206C1 में नहीं होगा और 206C1H में भी नहीं होगा। टीसीएस में अगर उस ट्रांजैक्शन पे एग्जम्पशन दिया है तो उसके एग्जम्पशन के कारण ना तो 206C1 में टीसीएस होगा और ना ही 206C1H में टीसीएस होगा। बट अगर उस पे टीडीएस अंडर 194Q लगता है, टीडीएस अंडर 194Q की जो कंडीशन है वो अगर फुलफिल होती है तो टीडीएस विल हैव टू बी डिडक्टेड। देखो क्या मैंने हाईलाइट करके लिखी लाइन पढ़ो, इन केस गुड्स विच आर कवर्ड अंडर 206C1 बट एग्जम्प्टेड अंडर 206C1A, टैक्स वुड नॉट बी कलेक्टेबल अंडर 206C1 और इवन अंडर 206C1H। हाउएवर इट इज क्लेरिफाइड कि अगर 194Q में टीडीएस की कंडीशंस फुलफिल होती है तो फिर टीडीएस उस पे होगा। तो दैट इज वन थिंग। एक छोटा सा पॉइंट ये दिया है कि अगर जो डिडक्टी है या कलेक्टी है वो अगर गवर्नमेंट है तो आपको पता होगा गवर्नमेंट का टीडीएस नहीं काटते और गवर्नमेंट का टीसीएस भी नहीं कलेक्ट करते हैं, क्योंकि उनको कौन सा इनकम टैक्स लग रहा है। तो अगर डिडक्टी या कलेक्टी गवर्नमेंट है तो उनका टीडीएस नहीं होगा। पर अगर डिडक्टर या कलेक्टर गवर्नमेंट है तो फिर डिडक्टर गवर्नमेंट को टीडीएस काटने की ऑब्लिगेशन है, क्योंकि वो टीडीएस सामने वाले का काट रहे हैं। कलेक्टर गवर्नमेंट को टीसीएस कलेक्ट करने की ऑब्लिगेशन है, क्योंकि वो टीसीएस सामने वाले का कलेक्ट कर रहे हैं। तो अगर डिडक्टी साइड पे जिसका टैक्स कलेक्ट हो रहा है अगर वो गवर्नमेंट है तो टीडीएस नहीं होगा, पर डिडक्टर और कलेक्टर अगर गवर्नमेंट है तो टीसीएस होगा। बहुत सारे इशू आप सोच सकते हो, कितने इश्यूज क्लेरिफाई किए गए हैं। तो पक्की सी बात है ना, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो यू हैव टू बी अवेयर ऑफ ऑल दिस। एक ये दूसरा टीडीएस का सेक्शन है 206C1G। आपको पता होगा कि वो फॉरेन टूर पैकेजेस में टीडीएस की ऑब्लिगेशन होती है। फॉरेन टूर पैकेजेस में टीडीएस की ऑब्लिगेशन होती है। तो वहां पर एक ये क्लेरिफिकेशन दिया गया है कि अगर फॉरेन टूरिस्ट इंडिया आते हैं और इंडिया में आके वो टूर पैकेज ले रहे हैं तो उसमें टीसीएस नहीं होगा। फॉरेन टूरिस्ट इंडिया आते हैं तो उसमें टीसीएस नहीं होगा। आई रिपीट, फॉरेन टूरिस्ट इंडिया आ रहे हैं, नॉन रेसिडेंट है वो, फॉरेन टूरिस्ट है एंड ही इज विजिटिंग इंडिया, तो उसमें टीसीएस नहीं होगा। तो दैट वन स्मॉल थिंग इज देयर। ठीक है, अब उसके बाद ये तो एक छोटा सा पॉइंट है, रिटर्न कौन साइन करेगा, कंपनी में रिटर्न कौन साइन करेगा, तो वो सब चीजें पहले से लिखी थी। यहाँ उनने कुछ बातें और बताई थी कि भाई ये स्पेसिफाइड पर्सन भी रिटर्न साइन कर सकते हैं। तो स्पेसिफाइड या प्रिस्क्राइब्ड पर्सन्स कौन है, हु कैन साइन अ रिटर्न, नीड नॉट बॉदर मच अबाउट इट, फॉरगेट दैट फॉर द टाइम बिंग बिकॉज दैट्स नॉट दैट रिलेवेंट, आई मीन दैट वे। अब उसके बाद ये एक इंपॉर्टेंट प्रपोजिशन है, सेक्शन 139(1), who will file a return? Every company, every firm, local authority अगर उनकी टोटल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है, अदर पर्सन अगर उनकी टोटल इनकम बिफोर चैप्टर 6 है, बिफोर 1038, बिफोर 54 to 54H अगर उनकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो उनको रिटर्न भरना है। ये एक सेगमेंट हुआ। दूसरा, पर्सन अदर देन कंपनी फर्म, अगर उनके
बैंक में करंट अकाउंट में साल का 1 करोड़ से ज्यादा का डिपॉजिट है, अगर उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल साल का 1 लाख रुपए से ज्यादा आता है, अगर फॉरेन ट्रैवल पे 2 लाख रुपए से ज्यादा वो खर्च करते हैं, और अदर प्रिस्क्राइब्ड केसेस, अदर प्रिस्क्राइब्ड केसेस इज द की हियर। अदर प्रिस्क्राइब्ड केसेस में क्या आएगा, तो ये उन्होंने प्रिस्क्राइब किए केसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो। बिजनेसमैन के केस में अगर उसका टर्नओवर साल का, करंट ईयर का है ना, टर्नओवर कब का, करंट ईयर का 60 लाख रुपए से ज्यादा है, वैसे ऑडिट की लिमिट तो 1 करोड़ होती है और प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में 2 करोड़ भी होती है, पर यहां कितनी लिमिट दी है, 60 लाख। तो बिजनेसमैन के केस में टर्नओवर 60 लाख से ज्यादा है, कंपलसरीली रिटर्न भरना है। प्रोफेशनल के केस में टर्नओवर 10 लाख से ज्यादा है, कंपलसरीली रिटर्न भरना है। इनकम कितनी भी हो तुम्हारी इनकम कम हो, पर टर्नओवर अगर 60 लाख से ज्यादा है, प्रोफेशन के केस में टर्नओवर 10 लाख से ज्यादा है, कंपलसरीली रिटर्न भरना है। अगर कोई रेसिडेंट इंडिविजुअल जो सीनियर रेसिडेंट है, सीनियर रेसिडेंट, ठीक है, सीनियर रेसिडेंट है जिसका टीडीएस प्लस टीसीएस 50,000 से ज्यादा हुआ है, आप सीनियर रेसिडेंट हो, आपकी इनकम होगी 0, पर किसी भी सेक्शन में अगर आपका टीडीएस प्लस टीसीएस मिलाकर 50,000 से ज्यादा हुआ है, कंपलसरीली रिटर्न भरना है आपको। यह लिमिट सीनियर के लिए 50,000 है, अदर देन सीनियर के लिए है 25,000। सीनियर रेसिडेंट को रिटर्न भरना है कंपलसरीली अगर टीडीएस प्लस टीसीएस 50,000 से ज्यादा हुआ है, अदर देन सीनियर रेसिडेंट कोई भी व्यक्ति हो, उसके केस में टीडीएस प्लस टीसीएस 25,000 से ज्यादा हुआ है, रिटर्न भरना। बहुत बड़ी बड़ी बातें। सेविंग बैंक अकाउंट, अगर आपके सारे सेविंग बैंक अकाउंट में टोटल डिपॉजिट, कैश, चेक वगैरह सब मिला के सेविंग बैंक अकाउंट में टोटल डिपॉजिट 50 लाख से ज्यादा है, कंपलसरीली रिटर्न भरना है। अब समझो, करंट अकाउंट की लिमिट है 1 करोड़, टोटल सारे करंट अकाउंट मिला के 1 करोड़। ऐसे ही सेविंग अकाउंट की लिमिट कितनी है, वो है 50 लाख। तो 50 लाख से ज्यादा डिपॉजिट है, कंपलसरीली रिटर्न भरना है। 5 केसेस हो गए नए। बिजनेसमैन टर्नओवर 60 लाख से ऊपर, रिटर्न भरना है। प्रोफेशन टर्नओवर 10 लाख से ऊपर, रिटर्न भरना है। उसके बाद आता है सीनियर रेसिडेंट, टीडीएस प्लस टीसीएस हुआ 50,000 से ऊपर, रिटर्न भरना है। अदर देन सीनियर रेसिडेंट एनी पर्सन 25,000 से ऊपर टीडीएस प्लस टीसीएस हुआ, रिटर्न भरना है। उसके अलावा सेविंग बैंक अकाउंट में करंट ईयर में टोटल डिपॉजिट्स बाय कैश, बाय चेक, एनीथिंग, टोटल डिपॉजिट्स इन वन और मोर सेविंग अकाउंट 50 लाख से ऊपर है, कंपलसरीली रिटर्न भरना है। इंपॉर्टेंट चीज है। अब आप सोचो एग्जाम में क्या आएगा आरटीपी में से। ये आ सकता है रिटर्न भरने की बात, वो आ सकता है 194Q, 194O एंड 206C, वो तीनों का कॉम्बिनेशन में से क्वेश्चंस बन सकते हैं। वहां से क्वेश्चन बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे क्वेश्चन, बिल्कुल बनेंगे। दे शुड कम इन द एग्जाम डेफिनेटली। ठीक है, 1, 2, 4 क्वेश्चन इन सब में से बन सकते हैं। कुछ छोटी छोटी बातें थी वो मैंने इग्नोर की। अब देखो ये दूसरा एक छोटा सा पॉइंट है, बहुत छोटा सा। अगर आपको पता है कि आधार आपको पैन से लिंक करना है, लिंकिंग ऑफ पैन विथ आधार हैज टू बी डन 139AA, इट सेज पैन हैज टू बी लिंक्ड विथ आधार। अगर आप पैन को आधार से नहीं लिंक करते हो तो अंडर द सेक्शन 234H कंपलसरीली लेट फीस लगेगी। अब वो लेट फीस उनने कहा था मैक्सिमम 1,000 रुपए रहेगी, एज विल बी प्रिस्क्राइब्ड, मैक्सिमम 1,000 रहेगी। तो उनने कहा अगर इसको 30 जून 22 तक लिंक कर दिया तो लेट फाइलिंग फीस 500 रहेगी और अदरवाइज 1,000 रहेगी। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हो सकता है 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाए या कोई एमसीक्यू बन जाए कि साहब उन्होंने पैन को आधार से लिंक नहीं किया था और वो लिंक नहीं किया, 31 मार्च निकल गया और उन्होंने से 10 जून को लिंक किया, तो लेट फाइलिंग फीस रहेगी 1,000, 500, नील और से 1% ऑफ टैक्स, समथिंग लाइक दैट। तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर। अगर 30 जून तक लिंक किया है तो 500
अदरवाइज 1000। इन माय एग्जांपल 10 जून को लिंक किया है, 500 की लेट फाइलिंग फीस रहेगी। सो दैट इज अ वेरी स्मॉल पॉइंट, नॉट अ बिग डील। फिर वो एक ये भी लिखा हुआ है कि मान लो कोई पैन को आधार से लिंक नहीं करता है तो उसका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा, पहले से लिखा है। तो इनऑपरेटिव हो जाएगा मतलब क्या हो जाएगा? आपने शब्द तो बोल दिया मैं इनऑपरेटिव हो जाएगा भाई, पर होगा क्या? व्हाट विल हैपन इफ माय पैन बिकम्स इनऑपरेटिव? सो दीज आर द थिंग्स व्हिच आर गोइंग टू हैपन इफ योर पैन बिकम्स इनऑपरेटिव। आपका रिटर्न प्रोसेस नहीं करेंगे, रिफंड नहीं देंगे, है ना, आपका नए रिटर्न नहीं फाइल कर सकते, ऐसी छोटी मोटी 4-5 चीजें बोलिए। मतलब पैन है ही नहीं ना आपका, तो पैन है ही नहीं, वैसे लॉ लगेगा। तो उस तरीके से जो भी चीजें हो सकती है वो होगी। और लिंक कर लो तो फिर उसमें आपका वापस से ऑपरेटिव हो जाएगा वो। दैट इज इट। सो दिस इज अ वेरी स्मॉल थिंग विच इज गिवन, इसका कोई ज्यादा रिलेवेंस नहीं है। ओवरऑल बेसिस पे आरटीपी में 2 मेजर अमेंडमेंट्स या 2 मेजर बातें, एक है 194Q, 206C एंड 194A, इनका कोरिलेशन। दूसरी बात, रिटर्न किसको भरना कंपलसरी है, उसमें कुछ प्रिस्क्राइब्ड पर्संस। इट्स एन इंपॉर्टेंट डील कमिंग इन द एग्जाम, यू कैन से, आ सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस है। ठीक है, बाकी छोटी मोटी बातें, 1-2 बातें इधर उधर की थी, कोई खास नहीं थी। अब ये अपने डिस्कशन के एक सेगमेंट हो गया जहां पे मुझे आपसे बात करनी थी अबाउट द अमेंडमेंट्स, अबाउट द चेंजेस विच हैव बीन डिस्कस्ड इन द आरटीपी। अब एक दूसरी बात, अपने डिस्कशन की एक दूसरी बात, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, ये मैं आपसे डिस्कस करता हूं, दैट इज रिलेटेड टू द क्वेश्चंस। आरटीपी में कुछ 20 क्वेश्चंस दिए गए हैं और वो 20 में से 8 एमसीक्यूज हैं और उसके अलावा 12 जो हैं वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं। तो जो 12 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं उसके क्योंकि सॉल्यूशन भी हैं, अपेरेंटली कोई ऐसी बहुत नई बातें उभर के नहीं आ रही हैं, तो उन 12 क्वेश्चंस पे मैं अपना फोकस नहीं रख रहा हूं। माय फोकस इज रिलेटेड टू दोज 8 एमसीक्यूज। एमसीक्यूज में क्या है, उन्होंने सीधे सीधे उठा के आंसर दे दिया कि ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, व्हाई दैट इज करेक्ट, तो दैट नीड्स डिस्कशन, एलोबरेशन, सो आई विल बी एड्रेसिंग इट। मैंने क्या किया, टू सेव द टाइम ऑफ ऑल ऑफ अस, उन एमसीक्यूज को सॉल्व किया है और यहां पे मैंने उसको इस पीडीएफ में एड्रेस किया है। व्हाट वी विल डू इज, इन द डिस्क्रिप्शन वी विल शेयर द लिंक ऑफ द पीडीएफ and you can get the PDF of both the files so that you see how the things are done. अब देखिए, MCQ में 2 तरह के बेसिकली क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तरह के क्वेश्चन आते हैं जो कि डायरेक्ट आते हैं, कोई थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन कि ऐसा ऐसा है और एज पर दिस प्रोविजन व्हाट हैपेंस, थ्योरी बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन। उसका आंसर भी डायरेक्ट है, कोई मेहनत नहीं है, सिंपल सिंपल आ जाएगा। पर दूसरे तरह के क्वेश्चन एमसीक्यू में आते हैं जो जिसमें कैलकुलेशन करना है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन का एमसीक्यू बना दिया। तो अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन का एमसीक्यू बना दिया गया है, सो दैट मेक्स द एंटायर थिंग वेरी डिफरेंट। प्रैक्टिकल क्वेश्चन का अगर एमसीक्यू बना दिया गया है, सो दैट मेक्स द एंटायर थिंग डिफरेंट। मुश्किल नहीं है, आपको लगेगा एमसीक्यू है, इसमें समय नहीं देना है, टिक करना है, पर समय देना पड़ेगा। क्यों समय देना पड़ेगा? क्योंकि आपको पहले उस प्रैक्टिकल को सॉल्व करना पड़ेगा। और कई बार क्या होगा कि बहुत बड़ा प्रैक्टिकल दे दिया तो वो एक एमसीक्यू बनाने की जगह मल्टीपल एमसीक्यूज बनाएंगे। ठीक है, 5 एमसीक्यू आ जाएंगे एक ही क्वेश्चन पे। ठीक है, उनने बड़ा सा सिचुएशन दे दिया, जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन 1, और इस क्वेश्चन 1 पे 5 एमसीक्यू बना दिए। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, आते हैं। ऐसे क्वेश्चन में आपको थोड़ी देर के लिए यह सोचना है कि ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है, क्वेश्चन अपन एक बार देखते हैं, साथ में उसके एमसीक्यू पढ़ो, सॉल्व मत करने की कोशिश करो, सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, एक बार उत्तर पढ़ लो और फिर मान लो कि ये प्रैक्टिकल है, उसको 5 मिनट सॉल्व कर लो, सॉल्व करके फटाफट से अपने एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे। ऑप्शन की भी जरूरत नहीं है, अपन तो प्रैक्टिकल है तो वही आंसर आएगा, देयर इज नो ऑप्शन रिक्वायर्ड। ठीक है, सो लेट मी रीड दिस क्वेश्चन। Hi-Tech Limited, a real estate development company, entered into an agreement with Mr.
Sakshar, a resident individual on 25th June 19, as per which Mr. Sakshar agreed to transfer a plot of land measuring 12 acres in New Delhi to Hi-Tech Limited. Mr. Sakshar purchased such land on 14th July 2017 for 80,50,000. जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हम उसको डिकोड करना चाहिए. ये जो है ये क्वेश्चन में दे आर टॉकिंग अबाउट सम जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट. ठीक है, a development company, they have entered into an agreement and under that agreement they will make a high rise. उसमें से इनको कुछ हिस्सा मिलेगा. तो बेसिकली इट्स अ JDA. अब रुको, JDA जैसे सुना ना, आपको याद आना चाहिए. अच्छा, इनकम टैक्स में कुछ पढ़ा था क्या जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में? हाँ जी, एक था सेक्शन 45(5)(a). लैंड ओनर साक्षर के केस में कैपिटल गेन कैसे निकलेगा? साक्षर का कैपिटल गेन निकालने के लिए अगर वो जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में एंटर होते हैं तो उनका सेल कंसीडरेशन रहेगा द स्टैंप वैल्यू ऑफ द असेट रिसीव्ड. जो डेवलप्ड प्रॉपर्टी में उनको हिस्सा मिलेगा उसकी गाइडलाइन वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, प्लस कुछ पैसे भी मिलेंगे वो. तो इनका टोटल उनका सेल कंसीडरेशन रहेगा. दूसरी बात, साक्षर का जो ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी रहेगा वो ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी रहेगा इन द ईयर इन विच द कंप्लीशन सर्टिफिकेट इज ऑब्टेन्ड. तो एक तो ये प्रोविजन है 45(5)(a) जो अपन पढ़ते हैं इन कैपिटल गेन. लैंड ओनर साक्षर का टैक्स कैसे लगेगा? दूसरी चीज आती है दैट इज TDS सेक्शन 194C, 194 not 194C, it is basically 194IC. 194IC कहता है कि इन द केस ऑफ लैंड डेवलपमेंट एग्रीमेंट जो बिल्डर है वो लैंड ओनर का TDS काटेगा 10% पे, पर 10% किसका? केवल मनी कंपोनेंट का. तो जो पैसे बिल्डर दे रहा है ना साक्षर को, उस पैसे पे 10% की रेट से TDS काटा जाएगा. तो बेसिकली ये दो सेक्शन हैं जो एप्लीकेबल है. और भी बातें हो सकती है, पता नहीं, अभी तो ये दो सेक्शन है. अब सोचो क्या बोला, साक्षर ने लैंड दिया लैंड डेवलपमेंट एग्रीमेंट में, 17 में खरीदा था 19 में दिया. देखो बेटा होल्डिंग पीरियड कितना है, 17 में खरीदा था 19 में दिया, लेस देन 24 मंथ्स. बिकॉज द होल्डिंग पीरियड इज लेस देन 24 मंथ्स, कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ लैंड इज शॉर्ट टर्म है. ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी विल बी द ईयर इन विच द कंप्लीशन सर्टिफिकेट इज ऑब्टेन्ड. ये रहा कंप्लीशन सर्टिफिकेट की लाइन. कंप्लीशन सर्टिफिकेट 10 अगस्त 21 को मिला है. क्योंकि 10 अगस्त 21 को मिला है तो टैक्स लगेगा 21-22 में. साक्षर को टैक्स लगेगा 21-22 में. उनका जो होल्डिंग पीरियड है वो लेस देन 24 मंथ्स है, तो साक्षर का कैपिटल गेन रहेगा शॉर्ट टर्म. तो अब देखो साक्षर के केस में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकालने के लिए जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो है 80,50,000. क्वेश्चन में दिया है ही परचेज्ड इट फॉर 80,50,000. ठीक है, तो ये अपन ने पढ़ा 80,50,000 में खरीदा था. आगे पढ़ रहा हूं, हाईटेक लिमिटेड हैड प्लान टू डेवलप अ हाई राइज. कितने बनाएंगे कोई मतलब नहीं. साक्षर को कितना मिलेगा? 1 करोड़ रुपए कैश और 3 फ्लैट. 1 करोड़ रुपए कैश और 3 फ्लैट. और ये फ्लैट की जो स्टैंप वैल्यू है वो रहेगी 2,51,00,000. ऑन दी डेट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट उनकी स्टैंप वैल्यू रहेगी 2,51,00,000. तो 2,51,00,000 इंटू 3 फ्लैट प्लस 1 करोड़, ये जो वैल्यू है साक्षर को मिलेगी जो आती है 8,53,00,000. दी सेल कंसिडरेशन इज स्टैंप वैल्यू प्लस 1 करोड़. तो 8,53,00,000 इज हिज सेल कंसिडरेशन. ठीक है, ये आ गया 8,53,00,000. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 80,00,000. साक्षर को टैक्स लगेगा, उनने जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में लैंड तो दे दिया 2019 में, पर टैक्स लगेगा 21-22 में. 21-22 में टैक्स लगेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और वो लगेगा 7,72,50,000. इंडेक्सेशन वगैरह नहीं करना है बिकॉज इट इज शॉर्ट टर्म. मजे की बात है, ये देखो उनने ये इंडेक्स वैल्यूज दिए टू कंफ्यूज यू, उसको नहीं करना है. ठीक है, ये एक हिस्सा है. आगे पढ़ रहे हैं अपन क्वेश्चन. अब आगे उनने बोला है कि साहब ये जो साक्षर को सब मिला
उसमें से ऑन 31st August 2021 मिस्टर साक्षर सोल्ड 2 फ्लैट्स इन द सोसाइटी टू मिस्टर केविन फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 2 करोड़ 70 lakhs। तो उन्होंने क्या किया, जो उनको मिला उसमें से 2 फ्लैट बेचे 2 करोड़ 70 लाख में, बेचे 270 में, गाइडलाइन वैल्यू 298। अच्छा ये देखो, सेल कंसिडरेशन 270, गाइडलाइन वैल्यू 298, दोनों का डिफरेंस है 28, इसका 10% 27। The difference between the guideline value and sale consideration is more than 10%. So therefore guideline value will be the sale consideration. तो उन्होंने कितने में भी बेचे हों, हमारा सेल कंसिडरेशन रहेगा 298 into 2 which comes to 5 crore 96 lakhs। ये साक्षर का सेल कंसिडरेशन है ऑन द सेल ऑफ फ्लैट। अच्छा सेल कंसिडरेशन तो ये है, साक्षर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, वो जिस दिन उनको फ्लैट मिला था 2 करोड़ 51 लाख की वैल्यू पे वो टैक्स दे चुके थे, यही 2 करोड़ 51 लाख उनकी कॉस्ट हो जाएगी, उस दिन की गाइडलाइन वैल्यू अब उनकी कॉस्ट हो जाएगी। ऐसा दिया हुआ है, सेक्शन 49(1) सेक्शन है, उसमें दिया है कि अगर ये सेल कंसिडरेशन ऑलरेडी टैक्स हो चुका है अंडर सेक्शन 45(5)(a) जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में, अगर वो टैक्स हो चुका है तो वही वैल्यू कॉस्ट हो जाएगी, तो 2 करोड़ 51 लाख कॉस्ट हो जाएगी, 94 lakhs का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन फिर आ जाएगा जब उन्होंने ये बेचा। देखो कितनी सारी चीजें आ रही है, ठीक है। अब आगे, अब इसको आप सीधे एमसीक्यू नहीं कर सकते, यू नीड टू सॉल्व दैट प्रैक्टिकल फर्स्ट, रफ में करो और फिर उसको एज एमसीक्यू करो। एक बार ये फिगर्स ले आओ, फिर सोचो पूछ क्या रहे। उसके बाद आगे बोला है केविन जो है, केविन को सैलरी इनकम होती है, ठीक है, केविन इज हैविंग सैलरी इनकम। थोड़ा सा अपन केविन का टैक्सेशन भी देखते हैं, पता नहीं सैलरी क्यों बताया केविन का। तो केविन को एक तो गिफ्ट टैक्स लगेगा, उन्होंने 2 करोड़ 98 लाख रुपीस का यह फ्लैट 2 करोड़ 70 lakhs में खरीदा, सस्ते में खरीदा, याद है ना, गिफ्ट टैक्स 56(2), सस्ते में खरीदना भी गिफ्ट है। अगेन उनका जो डिफरेंस बिटवीन द गाइडलाइन वैल्यू एंड द कंसिडरेशन इज मोर देन 10%। 10% ऑफ कंसिडरेशन से ज्यादा का डिफरेंस है, वो अपन ने अभी देखा ना, जब सेलर के लिए 10% है तो बायर के लिए भी 10%, तो डिफरेंस 10% से ज्यादा है, उनको गिफ्ट टैक्स लगेगा। गिफ्ट टैक्स लगेगा 28 लाख इंटू 2, एक तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन में बोला है केविन को सैलरी मिलती है, केविन कौन, बायर, केविन को सैलरी मिलती है, तो सैलरी कितनी मिलती है, 30,50,000। 30,50,000 बोला है, ऐसा नहीं बोला कंप्यूटेड फिगर है, तो 30,50,000 क्योंकि कंप्यूटेड नहीं है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन देना नहीं भूलना है, स्टैंडर्ड डिडक्शन दोगे तो 30 लाख रुपए की सैलरी आ जाएगी, ठीक है। तो ये 2 इनकम दी हुई। आगे और देखते हैं केविन के बारे में कुछ दिया है क्या। तो केविन ने ये 2 फ्लैट खरीदे सस्ते में, ये केविन की इनकम हो गई। केविन को गिफ्ट टैक्स के अलावा उनकी सैलरी इनकम दी है, जिसमें ये नहीं बोला कि कंप्यूटेड है, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करके 30 लाख का फिगर ले लिया। आगे देखते हैं और कुछ दिया है। आउट ऑफ द सेल प्रोसीड्स ऑफ लैंड मिस्टर साक्षर हैज परचेज्ड अ हाउस ऑन 8th September 21। अब यहां देखो क्या हुआ ना कि साक्षर ने जो असेट्स बेचे, वो असेट्स बेचे जो कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। एक बेचा उन्होंने लैंड डेवलपमेंट एग्रीमेंट में, दूसरा उन्होंने बने हुए 2 मकान बेचे, पर दोनों शॉर्ट टर्म है। और ये बेच के घर खरीदा, घर बेच के घर खरीदा, कैपिटल गेन एग्जम्प्ट होता है, हाँ होता है, पर पुराने असेट को बेच के जो कैपिटल गेन हुआ बेटा वो तो लॉन्ग टर्म होना चाहिए ना। इन माय एग्जांपल दैट कैपिटल गेन इज शॉर्ट टर्म, तो 54, 54F ये एग्जम्पशन नहीं मिलेंगे। तो फिर ये इंफॉर्मेशन क्यों दी, शायद आपको कंफ्यूज करने को। आप सोचो अच्छा इस पे तो 54F का एग्जम्पशन दे दो, 54 दे दो, मत दो। सोचो कैपिटल गेन तो शॉर्ट टर्म है, अभी कैसे मिलेगा एग्जम्पशन। चलो ये बात गई, फालतू की इंफॉर्मेशन है शायद, या शायद उसका आगे कोई और रेलेवेंस हो। देखते हैं। आउट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ द लैंड मिस्टर साक्षर हैज परचेज्ड अ हाउस ऑन 8th September 21 फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 47 lakhs एंड ऑक्यूपाइड फॉर ओन रेसिडेंस। तो ये जो खरीदा ये एसओपी है, खरीदा कितने में भी 54 नहीं मिलेगा, समझ गए अपन,
पर एसओपी है, एसओपी है पता नहीं, हाउस प्रॉपर्टी की कोई बात हो आगे। मिस्टर साक्षर हैड टेकन अ लोन ऑफ 35 lakhs from SBI for purchase of house which was sanctioned and disbursed at interest rate of 12% per annum on 1st July 21। तो अच्छा, हाउसिंग लोन पे इंटरेस्ट, हाउसिंग लोन पे इंटरेस्ट का डिडक्शन दो जगह मिलता है, हाउस प्रॉपर्टी हेड में और ATEEA में। अब समझो, अब देखो इंटरेस्टिंग बात, उनने क्या किया, लोन लिया 35 लाख का, 35 लाख का कितना परसेंट, 12%, पर ये लोन लिया है जुलाई में, तो 9/12, तो इस लोन का ब्याज का टोटल हो जाएगा 3,15,000। 35 लाख का 12% फॉर 9 months, 3,15,000। हाउस प्रॉपर्टी हेड में एसओपी का डिडक्शन 2 लाख मिलता है, वो तो मिल जाएगा। ATEEA में सब्जेक्ट टू द कंडीशंस ऑफ ATEEA वहां पे 1.5 लाख तक का डिडक्शन मिलता है, पर 2 लाख मिल चुका है हाउस प्रॉपर्टी हेड में, अब बचा 1,15,000। टोटल इंटरेस्ट तो 3,15 ही है ना, तो 1,15 का डिडक्शन मिल जाएगा ATEEA में। ठीक है, अज्यूमिंग दैट कंडीशंस ऑफ द सेक्शन ATEEA आर सेटिस्फाइड। ठीक है, चलो ये बात होती है। He does not own any other residential house on the date of sanction of loan। वो देखो ATEEA की एक कंडीशन है that he should not own any other house, so they are putting that condition that he does not own any other house। Mr. Kevin and Sakshar do not opt for 115 BSE। 115 BSE में जाते ना तो फिर क्या होता, केविन के केस में तो स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलता 50,000 का सैलरी हेड का, और साक्षर के केस में हाउस प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलता एसओपी का, और ATEEA का डिडक्शन नहीं मिलता, चैप्टर 6A का नहीं मिलता। तो क्लेरिफिकेशन के लिए उनने कह दिया दैट दे हैव नॉट गॉन इनटू 115 BSE। अभी अपन इतना कर लेते, टैक्स या टोटल इनकम बाद में निकालेंगे, हो सकता है उनने पूछा हो सकता है नहीं पूछा हो। अब ये पूरी कहानी सुनने के बाद पहला क्वेश्चन मजेदार, अपन 10 मिनट से क्वेश्चन सॉल्व करे जा रहे हैं, वो पहला क्वेश्चन इस पूरी कहानी से हटके, पहला क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द टैक्स रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड बाय हाईटेक इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू विथ मिस्टर साक्षर। इतनी मेहनत से सर हमने जो 10 मिनट से क्वेश्चन सॉल्व किया उससे संबंधित नहीं है ये क्वेश्चन। ये है कि हाईटेक बिल्डर लैंड ओनर का TDS कितना काटेगा। मैंने बताया TDS का सेक्शन होता है 194 IC। 194 IC कहता है कि बिल्डर लैंड ओनर का TDS काटेगा एट द रेट ऑफ 10% ऑन द मॉनेटरी कंसिडरेशन। मिस्टर साक्षर को 8,53,00,000 रुपए का कंसिडरेशन है, पर इस 8,53,00,000 में से 1 करोड़ रुपए मॉनेटरी कंसिडरेशन है, बाकी 3 फ्लैट मिले। तो ये जो 1 करोड़ है इसी पे TDS काटा जाएगा एट द रेट ऑफ 10%। इतनी देर की मेहनत में वो तो था ही नहीं, क्वेश्चन पहला उल्टा ही उठा के पूछ लिया। चिंता मत करो, 5 क्वेश्चन है, बाकी में वो बात काम आ जाएगी जो अपन पिछले 10 मिनट से कर रहे हैं। जानबूझ के ICAI आपको ट्विस्ट कर रही है। सोचो, आप सोच रहे हो मेहनत करके निकाला, पूछ तो दूसरी चीज ली, तो ये क्यों करें, इसका क्या इंपैक्ट हो। इसलिए कह रहा हूं कि एक बार क्वेश्चन भी पढ़ लेना चाहिए, तो आइडिया लगेगा पूछ के आ रहे, उस हिसाब से अपन सॉल्व करेंगे। तो पहला 1 करोड़ का 10% 10 लाख रुपए TDS। दूसरा पॉइंट, व्हाट वुड बी द कैपिटल गेन ऑफ साक्षर इन रिस्पेक्ट ऑफ JDA। पूरा कैपिटल गेन नहीं पूछा है, सिर्फ JDA वाला पूछा है, तो ये JDA। ए पॉइंट, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 8,53, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 80 लाख, शॉर्ट टर्म 772.5, 7,72,50,000, प्रीवियस ईयर 21-22, इन द ईयर इन विच कंप्लीशन सर्टिफिकेट इज ऑब्टेन्ड। सी पॉइंट। तीसरा, कैपिटल गेन इन द हैंड्स ऑफ साक्षर, वो जो 2 फ्लैट बेचे उसका कैपिटल गेन, जो मेहनत करके किया सब आ रहा है ना काम में, ये काम आ गया। अब ये पूछा उन्होंने कि साक्षर ने बेटा वो जो 2 फ्लैट बेचे उसका कैपिटल गेन कितना, 94, ये लो 94। ठीक है, मेहनत काम आ रही है, पहले घुमा रहे हैं आपको क्वेश्चन में, फर्स्ट MCQ में भी घुमा रहे हैं। आप सोच रहे हो पढ़ा ये क्वेश्चन ये किया, पूछ कुछ और रहे हैं, सब कुछ है, आगे आ जाएगा। व्हाट वुड बी टोटल इनकम ऑफ केविन, केविन की टोटल इनकम, ये लो केविन की टोटल इनकम।
केविन की टोटल इनकम गिफ्ट 56 lakhs, सैलरी 30 lakhs, 86 lakhs। कोई चैप्टर 6 से की बात नहीं बताइए। 86 lakhs उसकी ग्रॉस टोटल इनकम, वही उसकी टोटल इनकम 86। अब देखो यहां मजेदार, 86 50 भी दिया है, 86 भी दिया है, तो पीपल गेट कंफ्यूज्ड। आप अगर ध्यान रखोगे तो ये याद रखना कि उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन देना है। उसकी सैलरी लिखी थी 30,50,000, 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं देके आओगे ना तो ये निकाल दोगे। 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन देना है क्योंकि क्वेश्चन में नहीं लिखा है कंप्यूटेड। तो एक्चुअली ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में वो पूछते एज अ प्रैक्टिकल फुल फ्लेजेड तो ये 9 नंबर का होता, 10 नंबर का होता। उन्होंने एमसीक्यू में इसको पूछ लिया 5 नंबर का से, तो दे हैव केप्ट अ लेवल ऑफ इट। ऐसा नहीं है कि चीजें सिंपल है, उनने अपना एक लेवल रख के इसको पूछा है 5 नंबर का। पर देखो प्रेजेंटेशन भी तो नहीं करना पड़ रहा है, फुटनोट्स भी तो नहीं लिखने पड़ रहे हैं, तो 5 नंबर जस्टिफाइबल है। मेहनत करनी पड़ेगी, डायरेक्ट नहीं है कि 30 सेकंड में एमसीक्यू कर दिया, ऐसा नहीं है। इट रिक्वायर्स कैलकुलेशन, कैलकुलेशन करो, 4-5 मिनट इसमें लगेंगे, उसके बाद आपको करना पड़ेगा। 1 MCQ इज इक्वल टू 2 मिनट्स, टेक द टारगेट। तो अपने को ये मान के चलना है 1 नंबर मतलब 2 मिनट, करीब करीब उतने ही एवरेज बैठता है। तो एमसीक्यू करने में आपको इसमें 10 मिनट लगना चाहिए पूरे, ठीक है। अपने को शायद ज्यादा लग रहे हैं क्योंकि आई एम डिस्कसिंग इट, बट यस इतना लगना चाहिए। अब 5th क्वेश्चन पढ़ो, व्हाट वुड बी द टोटल डिडक्शन, डिडक्शन का इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। तो साक्षर को इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन कितना मिलेगा, 3,15,000। यहाँ ये भी ऐसा बाइफर्केशन मैंने तो कर रखा है, हाउस प्रॉपर्टी में इतना और ATEA में इतना, नहीं भी करोगे तो चलेगा, सीधे सीधे बोल दो 3,15,000 का डिडक्शन मिलेगा। तो दैट इज इट। आपको पता होना चाहिए मन में कि हाउस प्रॉपर्टी में 2 लाख, ATEA में 1,15,000। सो दिस इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट, राइट। अब आगे आओ क्वेश्चन नंबर 6। अब वी आर आउट ऑफ दैट 5 वाला MCQ। एक लेवल है, अच्छे लेवल पे MCQ दिए हैं। सारे MCQ इस लेवल के नहीं आएंगे, कुछ थ्योरी आएंगे, कुछ प्रैक्टिकल आएंगे, कुछ ऐसे वाले आएंगे जिसमें मल्टीपल प्रैक्टिकल्स, मल्टीपल MCQs बेस्ड ऑन 1 प्रैक्टिकल। तो सब तरह के आएंगे। इन्होंने जो RTP में दिए हैं वो सारे प्रैक्टिकल वाले दिए, बट यू शुड एक्सपेक्ट बोथ प्रैक्टिकल, थ्योरी, ऑल टाइप्स ऑफ थिंग्स। अब ये है 6th वाला। 6th वाले में क्या बोला है, देखो, मिस्टर राज एजेड 65 years is a salaried person. Salaried person. He has taken life insurance policy of his major sons. 1 नवंबर 14 को पॉलिसी ली। अच्छा थोड़ा सोचो, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, सैलरीड पर्सन, तो मन में आएगा सैलरी वगैरह का कोई कैलकुलेशन है क्या, नहीं है। सैलरी का बेटा कोई कैलकुलेशन नहीं। आगे क्या बोला है, ही हैज टेकन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो ली है 1 नवंबर 14 को ली है। 1 नवंबर 14 को पॉलिसी ली है 16 लाख। ATC, अच्छा ATC में डिडक्शन किस किस का मिलता है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अगर हम असेसी, स्पाउस और चिल्ड्रन, असेसी, स्पाउस और चिल्ड्रन, इवन मेजर और माइनर, कोई भी बच्चा हो, you can take a life insurance policy. So because you have taken a life insurance policy, you will get a deduction under ATC. ATC में डिडक्शन मिलेगा। डिडक्शन कितना मिलेगा, सम अश्योर्ड है 16 लाख, प्रीमियम पेड है 170। आपको पता है ना 1 अप्रैल 13 या उसके बाद अगर पॉलिसी लेते हो, ये 14 में लिए ना तो 13 के बाद लिए, because the policy is taken on or after 1st April 2013, तो you will get a deduction of say 16 lakhs का 10%, which comes to 1,60,000। 1,60,000 का डिडक्शन मिलेगा। So 1,60,000 का डिडक्शन मिल जाएगा आपको। फिर उसके अलावा हालांकि ATC की लिमिट है 1.5 लाख, तो डिडक्शन हुआ 160, बट इफेक्टिवली 1.5 लाख। फिर आगे ही हैज टेकन मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर सेल्फ एंड वाइफ, तो 10 लाख की पॉलिसी ली, पर प्रीमियम कितना पे किया, 180 फॉर 5 years। सो proportionate डिडक्शन मिलता है। इफ यू पे प्रीमियम फॉर 5 years, you don't get a deduction for full 5 years, you will get a deduction proportionately। तो 80D में डिडक्शन मिलेगा 180 डिवाइड बाय 5, 30,000 का, तो टोटल डिडक्शन हो जाएगा 1,80,000। दैट्स इट, 1 minute, that's done। What is the total deduction available? ATC is 150, life insurance, medical insurance is 30,000। Done। फिर उसके बाद अब ये देखो, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है, इसको समझो। मिस्टर करण हैज कंप्लीटेड MBA इन अप्रैल 21 एंड जॉइंड XYZ लिमिटेड फ्रॉम 1st May 21।
1 मई 21 से 31 मार्च 22, 11 महीने की उसकी सैलरी, बेसिक सैलरी 2,25,000 इंटू 11, क्योंकि मई से मार्च तक है, ठीक है। 12 महीने की मत निकाल देना, यहां सबसे पहले लोग यही गलती करते हैं। तो 11 महीने की बेसिक सैलरी, ही इज पेड 12% ऑफ बेसिक सैलरी एज डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। तो बेसिक का 12%, तो ये जो फिगर आया ना इसका 12%, दिस इज डीए। पर कौन सा वाला डीए? कंडीशनल। कैसे बोला उनने? फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स। डीए विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स और डीए विच इज अंडर द कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज कंडीशनल। सो दिस इज कंडीशनल डीए। 11% ऑफ बेसिक एंड डीए इज आरपीएफ। तो देखो 11% आरपीएफ है, 12% एग्जम्प्ट होता है। 12% ऑफ सैलरी इज एग्जम्प्ट ना, सैलरी के कंपोनेंट भी यही होते हैं, बेसिक प्लस सीडीए प्लस फिक्स परसेंटेज कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर। तो 12% तक एग्जम्प्ट है, ये तो 11 ही है। हालांकि एक 7.5 लाख की लिमिट और है, एक बार निकाल के देख लेना। 24,75,000 प्लस 2,97,000 का 11% 7.5 लाख से कम ही आएगा बेटा। तो क्योंकि वो कम आ रहा है, फुल्ली एग्जम्प्ट, ठीक है। मोस्टली दे आर आस्किंग यू टू कैलकुलेट दैट सैलरी प्रोबेबली, आई डोंट नो व्हाट दे आर आस्किंग, आगे देखते हैं। ही कॉन्ट्रीब्यूटेड 11% टुवर्ड्स आरपीएफ। accumulated interest on the provident fund as on 31st March 22 is 49,000। अब ये तो चीटिंग है। क्यों चीटिंग है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था 2.5 लाख से ऊपर का कंट्रीब्यूशन जो है ना वो पूछ नहीं रहे हैं। अब उनने यहां उठा के पूछ लिया, उनने खुद ने कहा आरटीपी में कि हम वो 2.5 लाख से ऊपर का नहीं पूछेंगे, और फिर खुद ने यहां पूछ लिया। चलो उनकी मर्जी, उनको अच्छा लगा, पूछ लिया, अपन समझते। तो हुआ कुछ ऐसा कि टोटल कंट्रीब्यूशन है 3,04,920 एम्प्लॉयर का, और इतना ही कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय का भी है। एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों का कंट्रीब्यूशन इतना है। तो आप समझो 3,04,920 प्लस 3,04,920 5 लाख, इट शुड कम टू समथिंग 5,09,840 860 समथिंग, जो भी आएगा वो फिगर आ गया टोटल कंट्रीब्यूशन, है ना। टोटल कंट्रीब्यूशन पे ब्याज कितना हुआ? 49,325। टोटल कंट्रीब्यूशन पे ब्याज इतना, राइट, 9.5% के अंदर है, जो कि एग्जम्प्ट होता है। पर उसमें यह होता है कि एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन वो है 3,04,920। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन अगर 2.5 लाख से ऊपर है तो वो पोर्शन जो 2.5 लाख से ऊपर है उसमें 9.5% का डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो 5 लाख पे अगर 49,000 का इंटरेस्ट हुआ तो वो पोर्शन जो 2.5 लाख से ऊपर है, मतलब 3,04,920 3,04,920 माइनस 2.5 लाख, वो पोर्शन जो 2.5 लाख से ऊपर है 54,920, ये पोर्शन से संबंधित जो इंटरेस्ट है बेटा वो एग्जम्प्ट नहीं होगा, उसका एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। तो ठीक है ना, ये प्रोपोर्शन जब निकालोगे तो कुछ आएगा 4,442, इसका हमको डिडक्शन नहीं मिलेगा, ये टैक्सेबल हो जाएगा, इसको सैलरी में जोड़ दोगे तो 4,442 एडेड टू सैलरी, दैट इज इट। ठीक है, कितना टिपिकल पॉइंट है आप सोचो। इसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट कितना है। 2.5 लाख से ऊपर जो पोर्शन है उसके प्रोपोर्शन में जो इंटरेस्ट है वो एग्जम्प्ट नहीं होगा। तो टोटल इंटरेस्ट मिला 49,000 का जो इंटरेस्ट मिला वो दोनों के कंट्रीब्यूशन पे मिला, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों के कंट्रीब्यूशन पे। वो इंटरेस्ट 9.5% से तो कम है बट स्टिल वो एग्जम्प्ट नहीं है। कितना एग्जम्प्ट नहीं है? एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जो था 3 लाख में से 2.5 लाख पे तो इंटरेस्ट एग्जम्प्ट है, ओवर एंड अबाउट 2.5 लाख जो है उस पे जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है वो एग्जम्प्ट नहीं है। सो दैट 54,920 जो है उसके प्रोपोर्शन में जो इंटरेस्ट आया वो एग्जम्प्ट नहीं है। तो दैट राइट नाउ कम्स टू 50,000
दैट 50,000 दैट कम्स टू 4,442, वो टैक्सेबल है। 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन देना मत भूलना, ठीक है, नहीं तो वो आपको फिर परेशान कर देंगे। एनीवेज, तो ये आपको पूछा है व्हाट इज दी सैलरी, तो सैलरी बेटा ये है 27,26,442। एट्थ क्वेश्चन, मिसेस काजल जनरल मैनेजर ऑफ गोल्ड लिमिटेड वॉज पेड सैलरी ऑफ 4,50,000 पर मंथ। तो सैलरी पेड कितनी है 4,50,000। अब देखो, अब वो सैलरी इंक्लूड्स नॉन मॉनेटरी परक्विजिट 50,000 पर मंथ। तो बेसिकली उनकी 4.5 लाख की सैलरी का कंपोनेंट क्या है, 4 लाख तो सैलरी है, 50,000 के परक्विजिट है। सैलरी भी टैक्सेबल है, हाँ जी सर सैलरी भी टैक्सेबल है, परक्विजिट भी टैक्सेबल है, हाँ जी परक्विजिट भी टैक्सेबल है। तो बेसिकली उनकी जो सैलरी है वो कितनी है, वो है 4,50,000 इंटू 12, है ना, 4,50,000 इंटू 12 विच इज 54 lakhs, ये उनकी सैलरी है। As per the terms of employment, tax on non-monetary perquisite is borne by employer. ये मजेदार बात है, tax on non-monetary perquisite is paid by employer. If the tax on non-monetary perquisite is paid by employer, उस पर employee जो है, employee को उस amount का exemption मिल जाएगा, वो employee की सैलरी में नहीं जुड़ेगा, और employer को business head में उसका deduction नहीं मिल जाएगा। अभी शायद अपना असेसी जो है मिसेस काजल है एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय को बेटा ये एग्जम्प्ट है, टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्विजिट पेड बाय एम्प्लॉयर एग्जम्प्ट है, तो उनकी सैलरी जो है बेसिकली वो ये 54 लाख है। उसके बाद आता है कि उनका कंट्रीब्यूशन पीपीएफ में है 1.5 लाख, 80C का डिडक्शन मिल जाएगा, है ना। सैलरी में स्टैंडर्ड डिडक्शन भी देना है, याद रखना। पर आगे ये पढ़ लो, शी हैज ऑप्टेड फॉर 115 BSc, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, she has opted for 115 BSc. If she opts for 115 BSc, ना तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा ना 80C का डिडक्शन मिलेगा, इसलिए मैंने यहां लिखा है बेसिक सैलरी 54 लाख, यही उनकी टोटल इनकम है। अब 115 BSc में आप जाते हो तो टैक्स निकालना है, टैक्स कैसे निकलेगा, 2.5 लाख, 5 लाख, 7.5 लाख, 10 लाख, 12.5 लाख, 15 लाख एंड अबोव, है ना, प्लस सरचार्ज प्लस सेस एज एप्लीकेबल। तो 54 लाख पे मेहनत करके वो टैक्स निकालो, वो अलग अलग स्लैब्स पे 5, 10, 15, 20, 25, 30% वाले, और वो टैक्स मैंने निकाल दिया यहाँ पे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। वो टैक्स आ गया 15,52,980 इंक्लूडिंग 10% सरचार्ज। इनकम इज मोर देन 54 लाख इंक्लूडिंग 4% सेस। पता नहीं पूछ क्या रहे, ये टैक्स निकाल दिया, मन में एक शांति हुई, चलो टैक्स निकला। शायद टैक्स पूछ रहे होंगे मिसेस काजल का, तो बेसिक सैलरी टैक्सेबल, फिर उसके बाद और कुछ भी टैक्सेबल नहीं, टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्विजिट टैक्सेबल नहीं, स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा, पीपीएफ का डिडक्शन नहीं मिलेगा, तो टैक्स निकाल दिया। अच्छा लग रहा है, ऐसा लगा कि अपना क्वेश्चन हो गया, यही पूछ रहे होंगे। पर पूछ क्या रहे हैं वो देखो, वो पूछ रहे हैं और एक ऑप्शन भी दे दिया उनने, ये फिगर, क्योंकि आप क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ो और टिक करके आ जाओ फटाक से, तो यही लिख के आ जाओगे। तो ये नहीं पूछ रहे हैं, वो पूछ क्या रहे हैं, वो पूछ रहे हैं व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर कितना टैक्स काटेंगे। वैसे तो 192 सेक्शन कहता है कि एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय का पूरा टैक्स काटना है, मतलब 15,52,980 पूरा काटना है, पर टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्विजिट पे टीडीएस नहीं कटता है। टीडीएस के चैप्टर में लिखा है टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्विजिट पर टीडीएस नहीं काटना है। तो 15,52,980 डिवाइडेड बाय 54 लाख, टोटल सैलरी 54 लाख, 54 लाख की सैलरी पे 15 लाख का टैक्स बना। हमको टीडीएस काटना है मॉनेटरी सैलरी 48 लाख पे, नॉन मॉनेटरी सैलरी पे जो टैक्स बना उसका टीडीएस नहीं काटना है, तो 48 लाख पे हमको टीडीएस काटना है। 15,52,000 54 लाख पे बना, तो 48 लाख पे कितना बना, 1380। दैट इज व्हाट वी हैव टू डिडक्ट। कितना मजेदार है। आईसीआई इज कीपिंग देयर लेवल, यू ऑल्सो मेंटेन द लेवल। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, ध्यान दो क्या पूछ रहे हैं, कैसे करना है, ओवरऑल बेसिस पे सब चीजें याद रखो। बहुत मुश्किल काम है पर करना है। सो माय बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू, all the very best. I have tried to cover all the amendments, all the questions, MCQs which were there. You also try to solve the rest of the practicals. Practical जो 9 से 20 तक दिए, नई बात कुछ नहीं है, करके देखो, solution भी दिया है, कर लो बिल्कुल। Best wishes to all of you.
come with flying colors. Thank you very much.